वही देखो, कॉपी निकाल लो, अपनी कॉपी निकाल लो, एवरीबडी कॉपी वॉपी निकाल लो। इट्स नॉट जस्ट मोटिवेशन, कुछ अपन करेंगे भी। पहली चीज़ ये बताओ, जो आपका अभी तक जो टॉपिक अपन ने किया था, आई थिंक नीट में शायद नहीं किया होगा, है ना, पर कोई बात नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक अभी प्रॉपरली शुरू होगी। अभी तक जो पार्ट हुआ है, वैसे जो हमने जेई में किया है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। वो हम लोगों ने एक कंसेप्ट किया था, डिग्री वाला किया था क्या? ओके, डिग्री के बाद एक डीबी किया था क्या? डीबी का फुल फॉर्म डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किया था क्या? ओके, एक तो डिग्री किया है, एक डीबी किया है, और हाँ एक ये तो केमिकल बॉन्डिंग का है कंसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन, है ना, और कुछ भी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, और कुछ बस बॉन्ड लाइन नोटेशन BLN, और कुछ? हाँ वो वही तो है, भूल गए हैं? हाँ वही तो बात है, डिग्री ऑफ आंसर। ओके ओके, तो यार देखो आपका वो सब होगा, है ना एवरीबडी। आज की इस सेशन का मैं पर्पस बता देता हूं, ये बंद नहीं होगा क्या? हाँ जी, देखो यार आज के सेशन का जो पर्पस है, पहली चीज बता देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, वैसे वो पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और जब केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से हो जाता है, एक्चुअली ऑर्गेनिक पूरे फुल फ्लो में तभी चलती है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल फ्लो में तभी चलती है। ठीक है, तो वो तो कुछ टाइम के बाद आएगी, मतलब जब तक आपका ये पोर्शन होगा उसके बाद ही IPC नेमिंग, फिर कौन सा एक पार्ट होता है GOC। तो सबसे पहले मैं आपको आज एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ कि कैसे अपन अप्रोच करेंगे ओवरऑल, राइट, इन JEE एज वेल एज नीट। वो सेम ही है, अप्रोच इज सेम, सिलेबस इज सेम, राइट। तो क्या क्या है एक बार आपको अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। तो यार देखो, हेडिंग लगाओ सभी, एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम लोग पूरा जो कोर्स करिकुलम है वो किस तरीके से डिजाइंड है। हाँ जहां लिखना है लिख लो, ये तुम्हारे ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कैसे डील की जाती है ना, और फिर आगे कुछ और भी बताने वाले। तो आज का एजेंडा अपन मेनली ऑर्गेनिक के बारे में बातें करेंगे, ताकि आपको आगे की विजिबिलिटी मिल जाए कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल फ्लेज में शुरू होगी तो हम उसको कैसे करेंगे, है ना, अभी से तो। और दूसरा आपको गाइड करना और कुछ मोटिवेशन और कुछ ओवरऑल जो ये जर्नी है, क्योंकि देखो यार, ये जो जर्नी इस समय JEE नीट प्रेप की 2 साल की जर्नी आप सभी की, और इसके बाद जो हमें मिलता है और उसके बाद जर्नी में क्या रहता है, वो अगर पहले से मैं तुम्हें कुछ बताऊं ना इंटरेस्टिंग बातें, तो आई थिंक आपको उससे काफ़ी मोटिवेशन मिल सकता है कि जो भी हम मेहनत अभी कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, इट इज़ वर्थ इट। तो अभी जो करना है कर दिया जाए, है ना। तो वो अपन बात अलग से करेंगे। पहला पार्ट सेशन का रहेगा रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट इज मेनली गाइडेंस एंड मोटिवेटिंग यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी अपनी क्वेरी उस समय पूछ सकते हैं, और आप भी, आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग प्रिपरेशन, आई एम हियर फॉर यू। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें, क्या है क्या नहीं है वो बात नहीं कर रहे। पहली चीज, ये कुछ चैप्टर्स इसमें बेसिक पहले आने चाहिए, जैसे कि अगर मैं बात करें, आपको मोल आना चाहिए, ठीक है, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अलावा आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी आना चाहिए, प्लस आपको केमिकल बॉन्डिंग एटलीस्ट एक डिसेंट लेवल तक, पूरा ना भी आए तो एटलीस्ट हाइब्रिडाइजेशन और कुछ पार्ट रहते हैं स्ट्रक्चर वाला, ये पार्ट आना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो हमने नहीं किया तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक से समझ में नहीं आता है। आपस में सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कनेक्टेड टू फिजिकल एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आएगा, तो हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं आएगा। अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं आएगा तो केमिकल बॉन्डिंग उड़ जाएगा, अगर ये उड़ जाएगा तो ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं आएगा। तो यानी सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड। तो अगर एक भी चीज में डब्बा गोल है तो आगे ऑर्गेनिक तो गड़बड़ी हो जाएगी,
है ना, तो सब जुड़ा होता है, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बेसिक आपका पार्ट है ये आपको बहुत अच्छे से आए, ठीक है। ओके, क्लियर, ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, कोई कमी में इसमें मत छोड़ना किसी भी तरीके से, है ना। ओके, नाउ अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बाद क्या क्या स्ट्रक्चरिंग रहता है। अभी हम प्राइमरीली बात करेंगे ओनली क्लास 11, ठीक है। क्लास 11 में क्या रहता है, तो देखो यार, सीक्वेंसिंग में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो स्टैंडर्ड सीक्वेंसिंग, अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं और फिर हम कोटा में कैसे पढ़ा रहे होते हैं उसमें डिफरेंस क्या है, दोनों की बात करेंगे। एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी में क्लास 11 का एनसीईआरटी आपके पास है क्या, आपके पास है, ले लेना, है ना, जल्दी नहीं पर ले लेना, ठीक है। एनसीईआरटी होनी चाहिए, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया रहता है, रिवीजन के लिए खास तौर पे इट्स अ वेरी गुड बुक, रिवीजन के लिए इट्स अ गोल्डन बुक। हाँ, सीधा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उतना अच्छा पढ़ नहीं पाते एनसीईआरटी से, ठीक है। वो मैं बता दूंगा क्या सोर्सेज हैं, पर अभी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक शुरू बाद में ही होगी। जैसे पहले आपका ये सारा पार्ट ठीक से हो जाए बढ़िया से, तब ये अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी तो मैंने जो कुछ आपको बेसिक कराए वो भाई इंटरेक्शन अपना हो जाए, दोस्ती हो जाए, उसके लिए कि भाई स्टार्टिंग में अपन मिल लें एक दूसरे से, तो इसलिए कुछ लेक्चर्स हुए थे, राइट। तो अब मेन तो स्ट्रीम इसके बाद शुरू होगा, अंडरस्टूड। अब क्लास 11 की अगर बात करें तो पहले एनसीईआरटी का सीक्वेंस की बात करते हैं। एनसीईआरटी में ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्टली पहला जो चैप्टर आता है वो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ऐसा कुछ आता है एनसीईआरटी में अगर बात करें। और हम कैसे करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये जो सम बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, इस सब में उन्होंने मेनली अगर बता रखा है तो किसके बारे में बता रखा है, नेमिंग के बारे में, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में। नाम सुना आपने, 10th क्लास में सुना होगा। आईपीएससी का फुल फॉर्म जानते हो ना सभी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। जब हम लोग कोटा में पढ़ते थे ना तो उस समय पे हमको लाइक ऐसा बताते थे कि ये पर्टिकुलर टीचर हैं जो आईपीएससी के मेंबर हैं। मतलब बच्चों में बहुत सारी अफवाहें चलती होती थी, असल में नहीं होते थे टीचर्स, ठीक है। कुछ टीचर्स का ऐसा होता था, अफवाहें चल रही थी सैलरी पैकेजेस की, ये सर तो 2 करोड़ रुपए कमाते हैं। बच्चों में आपस में यही सब डिस्कशन रहते हैं, सबसे ज्यादा आपस में ही रहता है सबसे, मतलब टीचर्स के बारे में डिस्कशन सबसे ज्यादा होता है कि अच्छा ये बड़े अमीर लगते हैं, ओ, है ना। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आईपीएससी से मुझे याद आ गया कि एक सर ऐसे अफवाह, फिर बाद में पता लगा कुछ सर का ऐसा जिनका प्रोफाइल हमें नहीं पता कि वो आईआईटी से है भी कि नहीं, उनका बता रखा है ये आईआईटी बॉम्बे से है, ओ माय गॉड, और ये आईआईटी रुड़की से है, और ये आईआईटी दिल्ली से है। बाद में पता लगा मुझे, लिटरली बाद में जब हम वहां से पास आउट भी हो गए, तो पास आउट क्या मतलब ये अपना कोचिंग हो गई, पढ़ाया बहुत अच्छा, वो कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसमें एक सर थे, एक आईसीटी मुंबई है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, आईसीटी मुंबई है, अच्छा कॉलेज है, बट आईआईटी एनआईटी नहीं है, ठीक है। और एक सर थे एनआईटी जयपुर से, लेकिन बोला हुआ था कि किसी आईआईटी। तो बच्चों में इतना लाइक सर यहाँ, तो बच्चों ने यहाँ बना रखा था माहौल, मतलब हम सब लोगों ने ही मान लो आपस में अफवाहें, है ना। और सबसे कॉमन डिस्कशन सैलरीज का तो होता ही था, भाई इनकी इतनी होगी, इनकी इतनी होगी, अच्छा ये इस गाड़ी में आते, ओह अच्छी गाड़ी है, इस तरह का माहौल रहता था, काफी रहता था। तो मतलब लिटरली वी ऑल्सो यू लाइक आई ऑल्सो यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड बाय सीइंग द टीचर्स लाइफ स्टाइल। सो एंड अलॉन्ग विद लाइफ स्टाइल अच्छा था, प्लस पॉपुलैरिटी अच्छी थी, रिस्पेक्ट अच्छी थी, तो मुझे लगता था बढ़िया चीज़ है यार, क्लास में पढ़ाना ही तो है, मस्त है ना। और लिटरली मतलब आई गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट थिंग बिकॉज मुझे मतलब मज़ा आता है आप सभी के साथ इंटरेक्शन करने में, एंड इफ आई एम गेटिंग पेड फॉर इट तो व्हाट्स द हार्म भाई। अब मेरे को कौन सा जबरदस्ती करनी पड़े, आई लव इंटरेक्टिंग विद यू ऑल, राइट। तो बस दैट्स इट। तो ये आईपीएससी से मुझे याद आ गया। तो स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स में मेनली आईपीएससी का जोन रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो रिएक्शन वाला पार्ट आता है, और जिसमें मेनली हाइड्रोकार्बन, ये टर्म आपने 10th क्लास में सुना है क्या, सुना है क्या। तो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस होती हैं, प्रिपरेशन होती है, यहाँ पे ये रिएक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि कोटा में किस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड एट कोटा। यहाँ स्ट्रक्चरिंग बहुत कंसेप्चुअल लेवल पे बहुत वेल रिसर्च करके बना रखा है सारा गेम, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है आईयूपीएसी नेमिंग,
आईपीएससी नेमिंग जो पढ़ाया जाता है आप सभी को, उसमें लगभग अराउंड 15 लेक्चर्स लगते हैं जो बहुत डिटेल में कराया जाता है। भाई क्लास 11 है, आराम आराम से हौले हौले एंजॉय करते करते आगे बढ़ते हैं, है ना, और डिटेल में करते हैं पूरा, क्योंकि अपना पर्पस है कि भाई कोई भी मार्क्स अपना कटे ना, जेई में, नीट में, किसी में भी भाई। तो आईपीएससी को 15 लेक्चर में कराया जाता है। वैसे अगेन मैं वेटेज वाइज भी आपको साथ में बताना चाहूंगा, आईपीएससी नेमिंग जो है, इससे क्वेश्चन जो आता है वो लगभग कितना आता है, 1 या 0। असल में जब क्वेश्चन आता है, जेई नीट दोनों में बता रहा हूं, कभी कभी 1 आता है, कभी कभी 1 भी नहीं आता है, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा आता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि अगर हमें कंपाउंड का नाम ही नहीं पता तो कैसे काम होगा। यानी आईपीएससी नेमिंग इज लाइक अ लैंग्वेज फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो लैंग्वेज अगर हमें नहीं पता, ये लैंग्वेज सीखना होता है, तो लैंग्वेज सीखने में शुरू में टाइम लगता है, बट ये बेस आगे बहुत यूजफुल होता है। अब आईपीएससी नेमिंग चलता है, बहुत टाइम चलता है, ठीक है, लेकिन मैंने बताया इसका रियल वेटेज, डायरेक्ट वेटेज ज्यादा नहीं होता है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए, है ना। अगली चीज जो हम करते हैं वो होता है जिसको कोटा में हम लोग बोलते हैं जीओसी नाम से। जीओसी का फुल फॉर्म जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये नाम दिया जाता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूं, ताकि आपको स्ट्रक्चरिंग पता हो, फिर आप इसको आराम से नोट कर लेना, ताकि आपके दिमाग में बस जाए कि हाउ वी विल बी मूविंग अप, कैसे ऑर्गेनिक में कैसे कैसे डील होगा। क्योंकि देखो ऑर्गेनिक जो होता है ना और इनऑर्गेनिक जो होता है, ये दोनों खास तौर पे बहुत बहुत लाइक रैंक इंप्रूविंग होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक ना खट से सवाल बन जाता है उसका, तो उससे आपका टाइम बचता है। टाइम बचता है तो वो जो समय है आप बाकी कैलकुलेटिव पार्ट्स में लगा सकते हो। जैसे नीट में खैर खास तौर पे बायोलॉजी में वो खटखट ऐसे रहता है सवाल, पर लेकिन जेई के लिए अगर बात करें तो मेनली यही बचता है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स टाइम टेकिंग रहता है। तो ये तो मस्त होने ही चाहिए अगर हम अच्छी रैंक चाहते हैं तो, और ऑब्वियसली चाहते हैं। जीओसी में क्या क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें सबसे पहले रहता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। अभी क्या है ये तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। ये होता है, इसमें बेसिकली 3 इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है रेजोनेंस, एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, आरएचआई। कौन कौन से हैं वो उस समय बताया जाएगा, पर मैं ब्रॉडली स्ट्रक्चरिंग आपको बता दूं। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, अगर हम इसके बाद बात करें तो ये पहले कराया जाता है। ये तीनों इफेक्ट कराए जाते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। अब तक शायद आपको ये लगता होगा रेजोनेंस सिर्फ एक कोचिंग है, लेकिन रेजोनेंस जो कंसेप्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होता है, प्लस फिजिक्स में भी यूज होता है। दोनों जगह इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है और बड़ा मजा आता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आता है, फिर आरएचआई जो है, यानी ये तीनों जो इफेक्ट मैंने बताए इनका एप्लीकेशन पार्ट होता है, इनको अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का रहता है, और एक रहता है बेसिक स्ट्रेंथ का। तो भाई पहले आईपीएससी फिर जीओसी। जीओसी जो होती है हमारी, ये भी अराउंड वही 15 लेक्चर्स तो आसपास लग ही जाता है। आराम आराम से समझाना होता है और बहुत इंजॉयबल होता है। अपन बिल्कुल ये मान लीजिए अपन जिसको पढ़ेंगे बिल्कुल आर्ट की तरह, एक कला की तरह मजे से, ताकि कैसा भी सवाल आपके सामने आ जाए कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर हम जेई की बात करें तो जेई में सवाल यहां तक के पार्ट के जो भी आते हैं जिस लेवल के, और नीट की अगर बात करें तो नीट का लेवल अभी जो करंटली चल रहा है वो थोड़ा बेसिक चल रहा है काफी, लेकिन कुछ समय पहले काफी अच्छे अच्छे सवाल भी आते थे, 2-3 साल पहले ही, एनटीए से पहले। आपको पता है ना अभी एनटीए कंडक्ट कराता है जेई मेन एज वेल एज नीट। फिर एडवांस जो है वो कौन कंडक्ट कराता है, अपना आईआईटी वाला जो रहता है वो कराते हैं, है ना। इस पूरे प्रोसेस को जो ओवरसी करता है उसको बोलते हैं जैब, जॉइंट एडमिशन बोर्ड, पूरे प्रोसेस को ऑल टुगेदर। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि नीट एस्पिरेंट्स को भी अच्छे लेवल के लिए थोड़ा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि देखो पेपर का लेवल अगर यहां है और अगर हमारा लेवल यहां है ना, तो उसका फायदा मिलता है अपने को। उससे पता क्या होता है, उससे स्पीड हमारी बहुत बढ़ जाती है।
तो अपने को लेवल थोड़ा हाई ही रखना चाहिए। इवन जेई में, किसी भी एग्जाम में जनरल है कि अगर पेपर का लेवल यहां है तो आपको यहां तक करना पड़ेगा। एडवांस का यहां तक है, आप यहां तक पहुंचाओ ताकि एग्जाम में आपको आसानी रहे ऑलवेज। और पेपर के लेवल का पता भी नहीं लगता कब चेंज हो गया, कब पैटर्न चेंज हो गया, हु नोस, 2 साल की बात है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने बता दिया आपको आईपीएससी। इसके बाद रहता है जीओसी। नेक्स्ट पार्ट जो कराया जाता है वो रहता है आइसोमेरिज्म। आइसोमर टर्म आपने सुना है क्या? 10th में आता है क्या? आता है? थोड़ा बहुत नाम तो आता होगा ना। आइसोमर आता है शिव? हाँ, आइसो बार आइसोटोप तो अलग है। आइसोमर आता है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, जैसा भी है छोड़ो, पर ये कंसेप्ट आता है। और आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट रहते हैं, वो डिटेल अलग से बात करेंगे। पर अगेन इसमें अराउंड 15 लेक्चर्स करीब इसमें भी लगते हैं। तो अगर टोटल बात करें तो क्लास 11 में पहले ये कराया जाता है कोटा में, रिएक्शन वाला पार्ट पहले नहीं कराते। ये होने के बाद फिर हम तैयार हो जाते हैं रिएक्शंस के लिए। फिर वो पार्ट नॉर्मली क्लास 12th में डील किया जाता है, पूरा रिएक्शन वाला पार्ट ऑल टुगेदर। क्लास 11 में ये तीनों पार्ट डील किए जाते हैं। अराउंड 50 लेक्चर्स के आसपास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है। आई थिंक आपको अंदाजा होना चाहिए पहले से ही, है ना? नहीं तो क्या होता है, अपने को विजिबिलिटी नहीं रहती कब क्या कैसे। तो नाउ यू कैन ओवरसी कि इस तरह से जोन रहने वाला है। अच्छा एक बात बताओ आप सभी को, अभी ये पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? नहीं पता? आपको नहीं पता अभी? अच्छा ये भी हुआ नहीं? अच्छा आपने पहले पढ़ा हुआ है आपने तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। नहीं तो मैं आपको कुछ बताता कि रिएक्शंस कैसे डील करनी होती हैं, कुछ चीजें मैं आपको बताता, है ना? पर कोई नहीं, चलो फिर वो डील तो अपन तभी करेंगे जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, तभी करेंगे, है ना? तो अभी के लिए बस मैं इतना बता देता हूं कि ये जो पार्ट है, ये पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग खासतौर पे, क्योंकि इसका पूरा एप्लीकेशन है यहाँ पे, इसका यूज आएगा बहुत ज्यादा नहीं, पर 3-4 चीजों का तो बहुत यूज आता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वो कुछ चीजें वैसे मैंने बताई भी थी, पर स्टिल तो आप इसको बढ़िया से कर लेना, ठीक है? तो ये वाला पूरे स्ट्रक्चर में एनीबडी, कोई भी सवाल, किसी को कुछ चीज पूछना चाहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां तक, तो यू कैन आस्क। पूछना है कुछ किसी को? कैसे हो चन्नू? बढ़िया? कुछ नहीं पूछना है? सही है, क्लियर हो गया फंडा? लिख लिया आपने सभी ने? लिखो भाई, लिखो लिखो लिखो। आपको क्लियर होना चाहिए कि दिस इज हाउ यू विल बी टॉट। हाँ, मतलब मैं बता रहा हूं हाइड्रो, ये एनसीईआरटी में क्लास 11 में दिया हुआ है, लेकिन कोटा में नॉर्मली रिएक्शन वाला पार्ट अलग से कराया जाता है। 11 तक इतना ही होता है लेकिन यहाँ पे, है ना? बाकी आई हैव टू डिसाइड कि अगर हमको चेंज करना है वो मेथोडोलॉजी, अगर तो, लेकिन अभी तक तो यही है। वी कैन प्लान फॉर दिस एज वेल इफ अगर आपके स्कूल के एग्जाम में ऐसा कुछ है, ताकि वो ये भी कवर हो जाए। वी कैन डू दैट, सोच सकते हैं उस पर। अच्छा आपका अभी तक कोई फन डे टाइप से कुछ हुआ है? फन डे क्या होता है पता ही नहीं है? चलो कोई नहीं, इसको लिख लो पहले।
हाँ भाई, लिख लिया, छाप लिया, बढ़िया। ओके, तो भाई देखो, अब सेशन का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। वो है कुछ अलग बातें हैं, कुछ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और फिर अपना होगा थोड़ी देर का फन डे, ठीक है। लेकिन जिसमें ये सरप्राइज ही मान लो एक तरह से, और जिसमें एक बार हम पहले जिस कोचिंग में पहले पढ़ाता था काफ़ी, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या, मतलब पूरे कोटा में एक बार स्टार्ट हुआ था ये कि बीच बीच में कभी कभी फन डे होना चाहिए। वो पूरा दिन ही क्या होता था, फन रहता था, और उस दिन पढ़ाई नहीं होती थी। और उस दिन मेनली क्या क्या होता था, एक तो पता नहीं स्टूडेंट्स को काफ़ी ड्राइंग का शौक होता था, मतलब हम पता नहीं, मतलब हमने जो ऑब्जर्व किया, तो हम सबको ड्राइंग की शीट्स दे देते थे, तो काफ़ी लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाते थे। एक तो ये रहता था, है ना। प्लस उसके अलावा कुछ का टैलेंट होता था, उनको गाना बड़ा अच्छा लगता था। कई ठुल्लों की आवाज़ बिल्कुल बेसुरी, लेकिन गाना लगेगा बहुत अच्छा उनको सुनाना, कि मैं गाऊंगा, मैं अरिजीत सिंह बनूंगा, है ना, लेकिन आवाज़ आएगी बिल्कुल मेमने जैसी, है ना। पर कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। तो ये होता था, कुछ को मिमिक्री का, कुछ अच्छा भी करते थे, ऐसा नहीं, कुछ अच्छा भी करते थे, है ना। तो ऐसा रहता था, है ना। तो आज मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में, तो प्रॉपर फन डे तो किसी दिन मनाएंगे, पर आज एक छोटा सा तो हो जाए, है ना। तो उसमें आप लोगों में जो भी प्रतिभा है, फॉर एग्जाम्पल, उसमें तो खैर डांस वांस भी होता था। फन डे मतलब फन, फुल फन, है ना। और उसमें ये मान लो म्यूज़िक चल जाता था इससे कनेक्ट होके स्पीकर्स में, और उसके बाद फिर कुछ लोग यहाँ पे नागिन डांस करते थे। अब उनको आता तो था नहीं, कुछ ऐसे होते थे जो जिनको बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी से बिल्कुल बेवड़ापंती करते थे, है ना। फुल उनको मज़ा आता था डांस करने में। तो सबका अलग अलग जोन है, अब क्या पता आप में से किसको ज़्यादा मन हो। तो सब में टैलेंट अलग अलग तरह का होता है, कुछ को गाने में मज़ा आता है, कुछ को सुनाने में मज़ा आता है, कुछ को जोक्स में मज़ा आता है, कुछ को शायरी आती है, कुछ अभी से शायर होते हैं, है ना। कुछ अपने अंडे से निकले नहीं अभी तक, लेकिन शायरी पूरी रोमांटिक, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो आज मैं देखना चाहूँगा कि तुम में, हमारे एटीपीएंस में किस किस तरह का टैलेंट छुपा हुआ है। तो भाइयों और बहनों देखते हैं, है ना, देखते हैं। चलो, तो इसलिए मैंने आपको टाइम दिया है अभी, है ना। कितनी देर का? आधे घंटे का। आधे घंटे में सोच लो, अगर तुम्हारे दिमाग में देखते हैं कितना टैलेंट है, या कुछ भी, मतलब वट एवर यू वॉन्ट, है ना। अभी नहीं बोल रहा मैं, एकदम नहीं बोल रहा, इसीलिए, ठीक है, ठीक है ना, ओके। और ठीक है, तो सोच लेना क्या कर सकते हो, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ मैंने देखा है, कुछ ना कुछ होता है ना। तो लेट्स हैव आवर छोटा फन डे 30 मिनट्स का, ठीक है। क्या बात है चन्नू, तुम क्या करने वाले हो? रैप अप करोगे, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती है, हाँ। रैप करोगे चन्नू? नहीं? हनी सिंह नहीं पसंद? नहीं हनी सिंह, डिवाइन पसंद है क्या? हनी सिंह का तबीयत खराब है? अच्छा, तुम्हारी तबीयत खराब है? ओ, कोई बात नहीं चन्नू, ठीक कर देंगे तुम्हारी तबीयत, अभी बढ़िया कर देंगे, टेंशन मत लो तुम, है ना। मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी, यार मैं हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थोड़े टाइम में अच्छा था तुम्हारा? अच्छा, अभी अभी तबीयत खराब की है तुमने, हाँ। अच्छा अच्छा, डर गए चुनो। चलो कोई नहीं, देखो कोई फोर्सफुल नहीं है, आपका मन है, कुछ का मन होता है ना, तो आपका मन है, जिसको कुछ बताना है, जताना है, चाहे कैसा भी है, चाहे भैंस जैसी आवाज आए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, डजेंट मैटर, यू नो, यही तो दिन है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो आप लोग, अगर इफ यू वांट टू शो एनीथिंग, एनी परफॉर्मेंस, एनीथिंग व्हाटएवर, है ना, फिर वो शीट्स वीट्स वाला कभी देखेंगे बाद में कभी, ठीक है। पूरा दिन ही अपन वैसा करेंगे, समडे, ऑल द डे, है ना। उसमें कई बार टीचर्स भी परफॉर्म करते हैं वैसे, है ना, लेकिन अभी टीचर्स के ऊपर मैं बात लाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसमें फिर मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊँगा। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं वो बात तुम्हारे ऊपर डालूँ, ठीक है। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तो देखना ही पड़ेगा, वो सिर्फ देखें, आराम से बैठे, या कंप्यूटर के पीछे आराम से लुंगी डांस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जो करना करे। ओके, तो भाई अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था कि कुछ बातें, कि बेसिक बात यह है कि हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सॉर्ट ऑफ
कंसिस्टेंट। देखो यार, ये जर्नी जो है ना अपनी 2 साल की, IIT JEE की प्रिपरेशन में, नीट की प्रिपरेशन में, 2 साल का जर्नी है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई मोटिवेशन कुछ नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड हैं। देयर आर पीपल, ऐसे भी होते लोग जिनको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी इंटरनली बहुत मोटिवेटेड होते हैं, उनको पूरी पढ़ाई में मजा आता है, इस पूरे प्रोसेस में मजा आता है, और बस वो करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। दे जस्ट एंजॉय द जर्नी। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे ज्यादातर टॉप रैंकर्स बनते हैं, क्योंकि उनको लगातार मोटिवेशन की, गाइडेंस की भी इनफैक्ट ज्यादा जरूरत पड़ती ही नहीं। खुद के ही ब्रेन को वो इतना पावरफुल कर लेते हैं, इतना फोकस करते हैं कि काम हो जाता है। गेम जो है ना, ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग आवर ब्रेन। हमारा ब्रेन जितना हम डेवलप करेंगे उतना हम अच्छा करेंगे। इट्स लाइक अगर मैं आपको बताता हूं, जैसे जेई मेन की बात कर रहे हैं, एक बार एडवांस की अलग से बात करेंगे। जेई मेन में जो टॉप रैंकर्स होते हैं, वैसे तो उनके आजकल 300 में से 300 भी आ जाते हैं, है ना, राइट। लेकिन एक बार के लिए टॉप 100 रैंक की अगर हम बात करें, टॉप 100 270 से ऊपर में आता है लगभग इन जनरल, डिपेंडिंग ऑन द पेपर। 270 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर हम नीट की बात करें तो 720 में से आज का जो चल रहा है उसमें 700 करना पड़ेगा टॉप 100 के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव हो गया है। हाँ, 650 प्लस में टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे, अच्छी रैंक आ जाएगी, लेकिन बिल्कुल टॉप 100 की बात कर रहे हैं। अब ये बताओ, ये लेवल का स्कोर जो होता है, ये कई बार हमारी सोच से भी बाहर होता है कि इतना तो मैं सोच भी नहीं सकता। कईयों के दिमाग में ऐसा होता है, लेकिन देयर आर पीपल हु अचीव इट। अब एक शंका हमें जो रहती है बहुत कॉमनली कि ये नॉर्मली वही बच्चे अचीव करते हैं जिनका बचपन H2SO4 ने जला डाला। मतलब जो शुरू से ही जेईई नीट की 7th 8th से तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, हमें लगता है कि वही बच्चे कुछ एक्सेप्शनली ऐसा करते हैं, ऐसा लगता है हमें। पर मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव टॉट मेनी स्टूडेंट्स। जैसे आई वॉज HOD एट बंसल क्लासेस कोटा, ये आपको पता है क्या? अच्छा, तो उस समय आई वॉज टेकिंग द टॉप बैच देयर, और उस बैच में सिलेक्शन तो सभी का हुआ ही था, है ना। लेकिन उसमें वन ऑफ द स्टूडेंट जिसका नाम प्रखर जगवानी है, 2019 में ही स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन जेईई मेन। ही वॉज ऑल इंडिया टॉपर जेईई मेन में। एडवांस में उसका 76 वगैरह रह गया था, 76 या 78 रैंक था उसका। वो बच्चे ने 11 से स्टार्ट किया था तैयारी, और ज्यादातर 70 to 80% ऐसे थे जिन्हें 11 से ही ठीक से तैयारी शुरू किया था। कुछ कुछ थे जिन्होंने फाउंडेशन में कुछ कुछ किया, पर मैं कहना वो चाह रहा हूं कि इतना कोई एडवांटेज नहीं मिल जाता किसी को कि भाई अगर उसने 9th 10th या पहले तैयारी नहीं किया है जेईई नीट का तो वो पीछे ही रहेगा। ऐसा नहीं है, ये अफवाह है। बिकॉज मैंने खुद ने पढ़ाए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 11 में ही आके बढ़िया से तैयारी करके 12th तक 2 साल बढ़िया से तैयारी करके टॉप रैंक्स में आए हैं। तो पहली चीज तो वो चीज दिमाग से निकाल दीजिएगा आप सभी, इवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कि वो कुछ अलग ही लोग होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल ही होते हैं। अब वो अलग कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर स्टिल इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने फाउंडेशन ही किया हो तभी आप टॉप रैंकर्स आओगे, टॉप रैंक में आओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक मेंटल बैरियर है। हमको लगता है पता नहीं वो बच्चे क्या ही होते हैं, आप सब में से ही होते हैं यार। नाउ द पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज, तो पहला पॉइंट एवरीबडी क्लियर हो गया क्या? अरे बोलो, हो गया क्या? बस इतनी आवाज आएगी क्या? तो भाई देखो, सिंक होना चाहिए आप सभी में, एक साथ पूरा फ्लो होना चाहिए आप सभी में। हाउस द जोश, हाउस द जोश। यस, एटलीस्ट ये तो आवाज, आपकी भी आवाज आनी चाहिए गर्ल्स, है ना। तो यहां पे आपने ये बात देख ली, पहला पॉइंट आई थिंक आप सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि व्हाट इज दैट थिंग, मेजर वन थिंग which differentiates a topper from a average ranker from a जिसका सिलेक्शन ही नहीं होता है। तो देखो यार, पहली चीज है पढ़ाई करना, बिल्कुल बेसिक बात है। लगातार क्लासेस करना, होमवर्क करना, ढंग से होमवर्क करना, ये सब चाहिए सिलेक्शन के लिए। जो ये सब ठीक से नहीं करेगा, कभी बीमार पड़ गया, कभी फॉर एग्जाम्पल क्लासेस मिस कर दी, कभी डिस्ट्रैक्ट हो गया, कभी कुछ हो गया, तो वो सब तो सिलेक्शन के दायरे से ही बाहर निकल गए। तो पहली चीज तो आपको पता नहीं चाहिए कि सिलेक्शन के दायरे में कौन कौन है। सिलेक्शन के दायरे में वो है जो क्लासेस रेगुलर करता है, क्लासेस में ढंग से समझ में आता है,
होमवर्क ढंग से करता है, सारा काम ठीक ठीक करता है, वो सिलेक्ट तो हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जो रैंकर है, टॉप रैंकर, और उसमें डिफरेंस कहां है। मैं फंडामेंटल डिफरेंस आप सभी को बताना चाहूंगा, क्योंकि वो ज्यादातर को पता नहीं होता है, और अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो इट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। बिकॉज जब मुझे वो बैच पढ़ाने का मौका मिला, तब मैंने खुद ही एनालिसिस किया कि भाई फर्क क्या है, क्योंकि मैं एक एवरेज रैंकर था। मेरी खुद की आईआईटी में रैंक जो आई थी, इट वाज 2419, तो इट वाज अ डिसेंट रैंक, बट स्टिल मतलब टॉप रैंकर तो टॉप रैंकर वाली बात है। तो मैंने खुद ने भी ऑब्जर्व किया यार फर्क क्या था इनमें और मैं जब करता था, जिनकी अब ये टॉप 100 में रैंक आ रही है, इनमें और मुझे वो फर्क क्या। तो मैंने खुद को देखा है, उन बच्चों को देखा, प्लस मैंने बहुत सारे ठुल्लुओं को भी पढ़ाया जिनका नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे भी हैं जिनका जस्ट सिलेक्शन हुआ, अलग अलग तरह के सारे लोग पढ़ाए, हजारों स्टूडेंट्स। पिछले 10-12 साल में अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन तो फिर लाखों हो गए, है ना। सो उस ऑब्जर्वेशन से मैंने जो फर्क फील किया, वो आप ध्यान रखिएगा, वो होता है क्वालिटी ऑफ वर्क। यानी उसी क्लास में एक्स बंदा भी बैठा है, उसी में वाई भी बैठा है। मान लो एक्स की रैंक बहुत अच्छी आ रही है, उस क्लास में दोनों सेम बैठे हैं, लेकिन आंखें भी सबकी यहीं पे हैं, लेकिन हो सकता है किसी एक का दिमाग भी पूरा यही फोकस है, लेकिन किसी का दिमाग कहीं और है। यहां पे पढ़ाई चल रही है, यहां पे मोटिवेशन चल रहा है या गाइडेंस चल रही है, लेकिन दिमाग में कुछ और ही, छैया छैया या कुछ और, व्हाटएवर, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन गो ऑन, दिमाग में कुछ भी चल सकता है। यानी सबसे बड़ा खेल जो आ रहा है, अगर मैं इसमें बात करूं, वो है इंटेंस फोकस का। वो स्टूडेंट्स को मैंने देखा था, दे वर वेरी कीन ऑब्जर्वर्स। एक एक लाइन जो मैं बोल रहा होता था, वो उनके दिमाग में ऐसे उतर रही हो रही थी, एक एक चीज, दे वर सो एब्जॉर्बिंग। यानी जो भी बोला जा रहा है, एक एक बात, दे अंडरस्टूड एवरी सिंगल थिंग। तो इंटेंस फोकस के साथ समझना, पहला पार्ट समझ गए। फोकस के साथ जर्नी क्या है इसके अंदर, पहले तो क्लास में ठीक से समझना। अब क्लास में समझने के बाद क्लास में अब क्वेश्चंस कराए जाते हैं। मेन गेम आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, क्वेश्चंस पे। जब क्लास में क्वेश्चन कराए जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं अरे यार एग्जाम तो है नहीं, क्लास में ये गलत भी हो गया तो क्या, नहीं भी हुआ तो क्या, सर तो करा ही देंगे। तो बहुत सारे लोग अपने दिमाग पे जोर नहीं लगाते, वो दिमाग को सोचते हैं भाई तकिया लगा के सो जा बेटा, क्या करेगा चल के, कुछ नहीं होना। तो जो दिमाग को तकिया लगा के सुला देगा, वो सोचेगा सर ही बता देंगे, उसका गेम खत्म, उसका दिमाग डेवलप नहीं होगा। इट्स लाइक जिम। जिम में आप चले गए और वहां पे डंबल्स के पास जाके बैठ गए, बॉडी बन जाएगी क्या? बन तो नहीं जाएगी किसी ठुल्लू की, नहीं बनेगी। सिमिलरली ब्रेन में भी ऐसा है। अगर आपके सामने क्लास में क्वेश्चंस दिए और आपने अगर दिमाग नहीं लगाया तो आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। डायरेक्टली कंपेयर, ऑलवेज कंपेयर दिस विद जिम और एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, एनीथिंग जिसमें एक्सीलेंस अचीव करने के लिए हमें लगातार ट्रेनिंग करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। एक बात कही जाती है हमेशा कि टू बी ग्रेट इज बोरिंग, टू बी ग्रेट इज बोरिंग बिकॉज यू हैव टू डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन कॉन्टिन्यूसली। फुटबॉल में जो लोग एकदम से फेमस हो जाते हैं या क्रिकेट में जो लोग एकदम से फेमस हो जाते हैं, एक आईपीएल से हमें लगता है अरे भाई आज उसने सेंचुरी मार दी और उसकी तो जिंदगी एक दिन में बदल गई। हमको नहीं पता कि उस एक दिन को पाने के लिए उसने पिछले हो सकता है 12 साल एवरी डे 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग की होगी। वो 12 साल के 7 से 8 घंटे की एवरी डे की ट्रेनिंग, उसके माँ बाप का सेक्रीफाइस और उसका जो मेहनत है, वो हम भूल जाते हैं। हमें सिर्फ क्या दिखता है, अरे वाह क्या खेल गया, मजा आ गया भाई, सही है, फोटो डाल रहे हैं इंस्टा पे 1 मिलियन फॉलोवर हो गए, लगता है ना अपने को, पर उसके पीछे बहुत मेहनत, लक भी होता है, दोनों बातें होती हैं, राइट। तो आपको समझना चाहिए कि यू कैन कंपेयर दिस विद जिम ओनली। लेकिन यहां पे जिम में हमारे पास डंबल है, हमारे पास बेंच प्रेस है और बहुत चीजें हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, सवाल है। तो क्लास में बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ और जो भी सवाल कराए जाएं उसमें
ध्यान लगा के उस पर जान लगाएं। अगली चीज, क्लास में क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए। आसान क्वेश्चन तो सर करवाएंगे ही, लेकिन मेक श्योर आप ध्यान रखें। सर से भी आप बात भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि सर और अच्छे क्वेश्चन कराए जा सकते हैं तो सर को बता दीजिए, सर और अच्छे क्वेश्चन कराओ, क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी एबिलिटी और इंप्रूव होती है। अब ये हो गया क्लास में, और फिर यही चीज हो गई घर पे। एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं, होमवर्क कर तो आते हैं, लेकिन उसमें जो भी अच्छे सवाल थे जिनमें दिमाग ज्यादा लगाना था वो छोड़ दिए कि छोड़ो यार, नहीं हो रहा, अजीब सा लग रहा है, टफ सा लग रहा है, लैंग्वेज समझ नहीं आई। ऐसा होता है। अब उसके बाद अगली चीज आती है, होमवर्क के बाद नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट। भाई अब ये बताओ, जजमेंट कहां से होगा, हम कहां स्टैंड करते हैं, मॉक टेस्ट से। अगर हमने सब किया, मैं गारंटी दे रहा हूं मॉक टेस्ट अच्छा होगा ही, क्योंकि जो स्टूडेंट की लगातार दिमाग लगाने की एबिलिटी है वो मॉक टेस्ट में भी अच्छा करेगा ही। बस यही जर्नी है, नथिंग एल्स। वो हर इस पार्ट को, हर इस पोर्शन को इंटेंस फोकस के साथ करता है, क्लास में पूरे जान लगाता है, सवाल अच्छे से करता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं सर मेहनत बड़ा करता हूं मैं, मार्क्स नहीं आते या उतना अच्छा नहीं कर पाता मैं। उसका फर्क कहां पे, आप समझ ही जाओ इस पूरी जर्नी में। अगर आप कहीं पे भी लैग कर रहे हो, इसका मतलब या तो आपका क्लास में फोकस कम है, या आप सवाल ठीक से नहीं लगाते हो, या आप होमवर्क और रिवीजन ठीक से नहीं करते हो, क्वालिटी नहीं करते हो। अगर आप कभी भी लैग कर रहे हो तो इस 2-3 जर्नी में कहीं ना कहीं आपका लैगिंग होगा ही। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया वो है, पहले ही बता दिया था, कंसिस्टेंसी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैंने देखे हैं आईटी जेईई नीट दोनों में, जो कई बार कम टैलेंटेड होते हैं बेचारे, दिमाग आईक्यू लेवल बहुत सुपर हाई नहीं होता है, बट व्हाट दे डू इज लगे रहते लगातार, काम करते रहेंगे, सारी क्लास करेंगे, होमवर्क करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, करते रहेंगे, दे कीप ऑन इंप्रूविंग। मैं बता रहा हूं, इस कंसिस्टेंसी से वो बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट से भी आगे निकल जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स जिनका दिमाग तो बहुत तेज है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, उस कारण डिस्ट्रैक्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल मान लो चल रही है पढ़ाई ठीक ठाक, एक महीने 2 महीने, गेमिंग में डिस्ट्रैक्ट हो गए, है ना, गेमिंग में डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ और नेगेटिव हो गया दिमाग में, हेल्थ इशू हो गया, फॉर एग्जाम्पल ध्यान नहीं रखा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला इशू हो गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं तो भाई इस उम्र में ये सब रहता ही है, जोन है ना, रहता ही ना चुनना। गुड, खैर मजाक कर रहा हूं मैं। तो ये सब पॉइंट यही है, मैं एज अ सीनियर, एज अ सॉर्ट ऑफ बड़े भाई टाइप से मान लीजिए आप, जैसे भी मैं आपको ज्ञान बता सकता हूं कि भाई ये ओवरऑल, इवन गेमिंग में स्टूडेंट्स को बहुत लत लग जाती है, बहुत ज्यादा आज के टाइम में, बहुत ज्यादा, वो बहुत सीरियस मामला है। डिजिटली, सोशल मीडिया, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उस कारण बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है, अगर वो लगातार कंसिस्टेंट होते तो वो कर जाते। अब सवाल ये है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड और डिस्ट्रैक्शन से मिनिमाइज कैसे करें। प्रैक्टिकल बता देता हूं आपको। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, याद रखिए, डिस्ट्रैक्शंस को एक लिमिट तक ट्रीट देम लाइक अ हॉबी। ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, जितना कंप्रेस किया जाएगा ना उतना उल्टा उछलेगा। पेरेंट्स अपने को कई बार बोलते नहीं कि बेटा ये बिल्कुल नहीं करना है, एकदम से मन करेगा अच्छा इसमें क्या है, इसमें कुछ खास है। यानी जो चीज मना करी जाएगी हमें वो करने का ज्यादा मन करता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचुरल है ये, इट्स ऑब्वियस। तो इसीलिए अगर आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली खत्म करने की सोचोगे तो उल्टा रिएक्शन आएगा और ज्यादा अंदर भावनाएं उमड़ेंगी। तो इसीलिए द प्रैक्टिकल वे इज ट्रीट देम लाइक ओके, एक्सेप्ट इट, इट हैपेंस, एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज ओके। बस मेन काम जो चल रहा है उस पर फोकस होना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा बहुत, फॉर एग्जाम्पल गेम खेल लिया, थोड़ा बहुत, एवरीथिंग इज फाइन, जब तक आपके लक्ष्य को वो हैम्पर ना कर रहा हो, बस इतना भयंकर डिस्ट्रैक्शन ना हो, राइट। नहीं तो उल्टा होता है। आपको फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली क्या बोलते हैं सीनियर्स या फैमिली या सब, कि बस 2 साल बेटा कर ले मेहनत, फिर तो जिंदगी आसान है ना, या फिर एंजॉय कर लेना, ये कहा जाता है ना, ऐसा कहा जाता है ना।
मैं कहता हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि जिंदगी में लगातार हार्डशिप्स रहेंगी। मैं आपको आज बता देता हूं, चाहे इवन इफ यू गेट इनटू आईआईटी एम्स, एनीवन, जिंदगी में प्रॉब्लम्स रहेंगी, हमेशा रहेंगी। हमें क्या लगता है कि हम आज प्रॉब्लम्स को, आज मेहनत कर लेंगे, आज हार्डशिप करेंगे, कल मैं आईआईटी में जाऊंगा और कल मेरी जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी, या कल मैं एम्स में जाऊंगा तब बस। कहां से? पढ़ना पड़ेगा वहां पे भी भाई, पढ़ना पड़ेगा वहां पे। उसके बाद प्लेसमेंट्स का रहता है, फाइट करनी पड़ती है जिंदगी में, फाइट कभी खत्म नहीं होती। मेरे खुद आईआईटी से ग्रेजुएशन किए हुए इट्स बीन 12 ईयर्स, 12 साल हो गए, अभी भी फाइट चलती रहती है। पहले एज अ जॉब हम लोगों ने काफी ग्रो किया, फिर एटीपी स्टार्ट किया, इट्स बीन 6 ईयर्स नाउ, स्टिल वी सफर लॉट्स ऑफ थिंग्स एवरी सिंगल डे, एवरी प्रॉब्लम्स कि यार इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। एंटरप्रेन्योर का होता ही है। तो जिंदगी आसान आसान कुछ नहीं होगी। हाँ, ये बात सच है कि अगर आईआईटी या टॉप मेडिकल कॉलेज में किसी का होता है, तो आप सभी जानते हो कि देश में कितने लाख बच्चे जेई देते हैं, अराउंड कितना देते हैं? अराउंड 10 लाख। और नीट बताओ कितना देता है? इस बार तो 18 के आसपास हो गया, लेकिन हाँ सीट्स भी काफी बढ़ गई हैं पहले से, वो सच है। अब ये बताओ, अगर 17-18 लाख या 10 लाख स्टूडेंट्स में से आप फॉर एग्जांपल टॉप 1000 में भी हैं एक बार, तो सोच रहे हो देश में आप कहां स्टैंड करते हो। यानी जो एक मिडिल क्लास की नॉर्मल परेशानियां होती है ना, वो एक तरह से खत्म हो जाती है। ये बेनिफिट है। नॉर्मल परेशानी मिडिल क्लास की क्या रहती है? पैसा, जॉब प्रोस्पेक्ट, यही सब रहता है। वो इशू काफी हद तक आईआईटीज में और टॉप मेडिकल कॉलेज में खत्म हो ही जाता है, वो इशू ही रिजॉल्व हो जाता है। तो प्रैक्टिकल बात ये बताना चाहता हूं कि इस समय सच है कि अगर इस समय मेहनत करते हो तो उसका आरओआई जो होता है वो मैक्स आता है। आरओआई का फुल फॉर्म पता है ना? क्या होता है आरओआई? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस समय पे किया गया काम, इस समय पे मेहनत की गई, इस समय पे फोकस जो किया गया, उसका मुनाफा जो है वो कई गुना ज्यादा आता है। यही मेहनत, फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी किसी ने डिस्ट्रैक्ट हुआ, 2 साल मेहनत नहीं करी, कुछ भी किया, फिर आईआईटी मेडिकल कुछ नहीं हुआ, फिर उसको कहां जाना पड़ेगा? एवरेज मेडिकल कॉलेज, या तो उसको जाना पड़ेगा जेआईटी में, जानते हो ना जेआईटी, झंडूलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ भी रैंडम नाम, या जाना पड़ेगा जेएमसी में, झंडू मेडिकल कॉलेज, कोई भी रैंडम मेडिकल कॉलेज, या बहुत पैसे देके जाना पड़ेगा मे बी, या बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाते हैं बहुत सारे लोग, यूक्रेन में गए हुए थे बहुत सारे, बेचारे परेशान हो गए। अभी एमबीबीएस करने जाते हैं वहाँ पे भी काफ़ी, चाइना में भी जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड गया हुआ था चाइना में, अभी सही है, चिल मार रहा है वैसे, वो मस्त है, लंदन में अभी हेलीकॉप्टर में जाता है, डॉक्टर है वो, हेलीकॉप्टर में वो जो सेवा, जो इंडिया में तो ऐसी वो सर्विसेज है ही नहीं, वहाँ पे डॉक्टर ऑन हेलीकॉप्टर वाला जो सीन होता है ना, वो इधर इमरजेंसी सर्विसेज एंड ऑल, सही माहौल है, फोटो डालता रहता है वो, चिल। इंडिया में तो डॉक्टर बन नहीं पाया, चाइना में बन गया, है ना, कोरोना फैला देखो। तो पॉइंट इज दैट कि अगर वो एवरेज कॉलेजेस रहे तो आगे फाइट बड़ी रहती है, बड़ी फाइट रहती है। फिर बाद में कि अरे यार 2 साल ज़्यादा मस्ती कर ली मैंने, फिर वहां पे बिस्ते रहो। सच कहते हैं पापा मम्मी, और हम लोग भी वही कहेंगे कि यार वो समय थोड़ा एक्सप्लोर करने का और मस्ती करने का ज्यादा रहता है। वी आर मोर कैपेबल फिजिकली एज वेल एज मेंटली टू एक्सप्लोर द लाइफ इन अ मच मोर इंटेंस वे, वी आर। तो यार जब हम ओवरऑल कैपेबिलिटीज हमारी बढ़ रही हैं, लेकिन हमें डर है भाई मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर टेंशन में ही रहेंगे ना अपन। 4 साल फिर से टेंशन में, एमबीबीएस में तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा अगर एमबीबीएस में हो गया तो, और पैसा कितना लग जाएगा अगर बाय द वे पैसे देके जाना पड़ा तो हेडेक बहुत है। तो बाद में भी चांसेस मिलते रहेंगे, लाइफ में होता रहेगा, कुछ ना कुछ मिलता है। बाद में बहुत सारे लोग उसके बाद आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, पुराने सारे पाप धुल जाते हैं। कुछ लोग आईएम्स में चले जाते हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर, कुछ लोग कुछ और ही करने लग जाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में सेलिब्रिटी बन जाते हैं, है ना, लगातार टिकटॉक टाइप से, या कुछ भी रील्स बन रही है भाई, माहौल पैसे कमा रहे रील्स से, कुछ भी चल रहा होता है आजकल तो। पर ये सब चीजें ट्रेंडिंग है, हो सकता है कभी किसी का चले किसी का ना चले, कुछ भी हो सकता है उसमें, इट्स नॉट नेसेसरी। पर मैं कहना यही चाह रहा हूं कि आपको दुनिया समझ में आनी चाहिए कि अभी अगर आपने, सच है ये कि अभी वाले टाइम में अगर आपने मेहनत अच्छे से कर ली तो उसका आरओआई बहुत अमेजिंग है। इस समय एक बात मैं बताता हूं, मुझे याद है कि मेरे कई फ्रेंड्स होते थे
वो काफ़ी सॉर्ट ऑफ, जैसे बॉयज़ में कूल टाइप होता है ना, ड्यूड टाइप, और सॉर्ट ऑफ, और गर्ल्स में भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस समय पढ़ाई वढ़ाई का जोन ज़्यादा नहीं था, मस्ती में पूरा रहना फुल। मैंने देखा कि उनकी पर्सनैलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी डिग्रेड हो गई, बिकॉज उसके बाद एक डिडंट गेट इनटू गुड कॉलेजेस, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल, जो पहले ऐसा लगता था कि स्कूल में तो भाई कमाल, और वही ऐसे हो गया। एंड वी वर लाइक गीकी टाइप पीपल, जो पढ़ाकू किताबी कीड़े टाइप के लोग, है ना, चश्मा नहीं लगा बस भगवान की दया से, टचवुड कर लूँ। तो हमारा कर्व ऐसे गया हर मामले में, पर्सनालिटी के मामले में, द वे वी स्पीक एंड बाकी सब चीज़ें इंप्रूव होती गई सही टाइम पे, क्योंकि हमने उस समय ज़्यादा उतना खुला नहीं मचाया जो वो टाइम था। मस्ती हमने भी करी है 11th-12th में, बढ़िया करी है, लेकिन उतने नहीं कि हमारा गोल ही अचीव ना हो, थोड़ा बहुत सब सही रहता है। तो आई थिंक मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि एज अ सीनियर कि भाई सही में फिर हार्डशिप्स बाद में ज़्यादा है, और लाइफ में हमेशा चांस मिलते रहेंगे। IIT JEE एंड नीट इज नॉट लाइफ एंड डेथ, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। लाइफ विल कीप ऑन गिविंग यू चांसेस, जब तक हम जिंदा है चांस हमें लगातार लाइफ में किसी ना किसी तरह के मिलते रहते हैं। ये मैं हमेशा इसीलिए बताता हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं ना, और पेरेंट्स भी ऐसा माहौल बना देते हैं कि IIT नहीं हुआ तेरा तो जिंदगी खराब है, तेरा एम्स में या मेडिकल में नहीं हुआ तेरी जिंदगी बिल्कुल खराब है। कई बार पेरेंट्स की तरफ से भी हो जाता है जोन, और कई बार समाज में ऐसा बना दिया जाता है कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देयर वॉज वन ऑफ, नॉट माई स्टूडेंट बट एक था वो बंदा, उसका VIT में हुआ था। VIT जानते हो क्या? एक कॉलेज है वेलोर वाला, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT NIT से मतलब नीचे है, प्राइवेट में ठीक कॉलेज है VIT, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेडिकल में तो VMC, वो तो अच्छा है वेलोर वाला, है ना। तो उसका उसमें हुआ सिलेक्शन, और उसमें भी उसका बायो साइंसेज यानी VIT में भी बहुत पीछे रैंक आई उसकी। एंड आपको शायद एक चीज़ पता नहीं होगी, लेकिन शायद पता है, आपको पता है कि मैंने UPSC का मेंस क्लियर किया हुआ है। हाँ, इंटरव्यू तक मैं गया हुआ हूँ 2014 में, 2014 में। तो उस साल IS में दैट पर्सन स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 3। अब अगर वो अपने आप को लूजर मान लेता कि मेरी तो IIT नहीं हुआ, NIT नहीं हुआ, मैं तो झंडू लाल हूँ, तो वो कुछ तैयारी नहीं करता और अपनी जिंदगी पे ठप्पा लगे बैठता कि मैं तो फेलियर हूँ। अरे भाई, कोई फेलियर नहीं तुम में से, तुम सारे के सारे बहुत अच्छे हो, बहुत फाइटर्स हो, जिंदगी में अच्छा करोगे ही, गारंटीड है ये बात, बिलीव मी, आप सब बहुत अच्छा करोगे, है ना। कभी कभी आपको जो बातें सुनने को मिलती है ना, मिलेंगी भी, कभी घर से भी मिल सकती हैं कि भाई तेरे में दम नहीं है, या तू नहीं कर सकता है, तेरा वो यार आपको फाइट, आपके अंदर आग लगाने के लिए होता है वो जोन। नॉर्मली होता क्या है, पापा एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि ऐसी सिचुएशन जब आती है ना डिफिकल्ट, तो या तो हम बन जाते हैं या बिखर जाते हैं, जब प्रेशर सिचुएशन आती है। और पता है आपको 70-80% जो लोग हैं ना, वो प्रेशर में बिखर ही जाते हैं, झेल नहीं पाते, वो अपने आप को लूजर समझने लग जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेसिव हो जाते हैं। ना भाई ना, दूसरों के दिए हुए ठप्पों को अपने ऊपर नहीं लेना। अपन सारे यूनिक लोग हैं, राइट। ऊपर से चल रहा है डायरेक्ट कनेक्शन, फोकस वहां से करो, वहीं से तार जुड़े हुए। कौन क्या कहता है, क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा प्रोफेशनली। मान लीजिए एज अ टीचर, मान लीजिए आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स 990 स्टूडेंट आर थिंकिंग वेरी गुड अबाउट मी, बट 10 स्टूडेंट्स डोंट लाइक मी मे बी। तो फिर क्या मैं उसके बारे में सोचता रहूंगा कि अरे यार वो क्यों नहीं खुश है मेरे से, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं, हाउ शुड आई टीच बेटर। बट मैं ऐसी सिचुएशंस में आई टेक इट क्रिटिकली एंड ट्राई टू इंप्रूव माई सेल्फ, कि यार चलो फीडबैक कुछ मिला अगर, तो आई हैव टू इंप्रूव। दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। तो इसलिए आप सभी लाइफ में बहुत अमेजिंग करोगे और कर भी रहे हो। जस्ट ट्रीट द एग्जाम ओनली लाइक एन एग्जाम, टेक इट इजी, रिलैक्स, आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। आपने देखा होगा, एक और बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो है, जो हमेशा बोलता हूं मैं आपको, जैसे अभी भी हो रहा होगा आपके साथ, ओवर थिंकिंग। सोचते रहते हैं अपन ठुल्लुओं की तरह, ये जिंदगी में पता नहीं क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि देखो यार, हमारे पास ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती जाती है। जैसे अभी सेशन चल रहा है, आपके दिमाग में चीजें चल रही होगी, है ना। उससे पहले कुछ चल रहा होगा, अभी कुछ चल रहा होगा,
ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपके दिमाग में आती रहती है, वो दिमाग में ऑटोमेटिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन चलती रहती है, ऐसे ऐसे खट 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 खट। एआई एक तरह से अपना खुद का जो एआई वाला सिस्टम अपने अंदर है, वो तो एनआई बोल सकते हैं उसको, नेचुरल इंटेलिजेंस। उसी को मिमिक ह्यूमन करते हैं, एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो ओवर थिंकिंग जो है ना, वो अपने को हर चीज में पैरालाइज कर देती है। हम कुछ नहीं कर पाते, हम बस सोचते ही रहते हैं। होता है ना बहुत बार, बस बैठे हैं या किताब लेके बैठे हैं, बस बैठे ही हैं, आंखें ऐसे हैं किताब में कुछ देख ही नहीं रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। ऐसा ऐसा होता है ना, कई बार सभी के साथ होता है। आई बीन एन, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रह चुका हूं, और फिर धीरे धीरे मैं बेटर होता गया टाइम के साथ। तो आई कैन अंडरस्टैंड, आई वॉज नॉट जस्ट अ टॉपर। क्योंकि जो बिल्कुल डायरेक्ट टॉपर बना है ना, उसको कभी एवरेज बच्चे का या नॉर्मल बच्चे का सिचुएशन ही नहीं पता, कि उसका दिमाग भाई उतना फोकस नहीं होता है, उसका दिमाग चढ़ता रहता है इधर से उधर। तो उसको ट्रेन करना, सिंपली गाइज ओवरऑल यू हैव टू, ओवरऑल गेम का एक कंक्लूजन बता देता हूं, बाकी नहीं तो इतनी बातें समझ में नहीं आएंगी। वो है ट्रेन योर ब्रेन एंड कंट्रोल योर थॉट्स। अब तुम्हें मैं थोड़ा एक डीप डीप लेवल पे लेके जाता हूं। आई थिंक मैंने आपको काफी कुछ बता दिया। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल वे बताता हूं, कंट्रोलिंग योर थॉट्स का मतलब क्या है। तो थोड़ा डीप में जाएंगे, मजा आएगा। सवाल है हु एम आई। अब ये सवाल बहुत डीप सवाल है और सभी के दिमाग में ये होता है, मैं हूं कौन भाई? क्या ये थॉट्स जो चल रही हैं, क्या वो मैं हूं या मैं कोई और हूं? मैं कौन हूं? ये बहुत डीप सवाल है। अगर आप सोचे कभी, अगर वो आप वो जानोगे ना, उससे फायदा पता क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा, देन ओनली यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स। अदरवाइज यू विल थिंक दैट यू आर योर थॉट्स। बट आपको जब समझ में आएगा कि आप और माइंड में फर्क है, यू आर नॉट दिस माइंड, यू हैव दिस माइंड। आपके पास टूल है माइंड का, लेकिन हमने क्या सोचा हुआ है? माइंड को ही खुद मान लिया है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी आपके दिमाग में हजारों थॉट्स चल रही होंगी। अब मैं सडनली आपसे इमेजिन कर रहा था कि इमेजिन करो कॉलेज का आपका चल रहा है भाई 4th ईयर, है ना। आप सारे फ्रेंड डिसाइड करते हो कि भाई चलते हैं पार्टी करने, गोवा चलते हैं, ठीक है। अब गोवा हम चले गए, है ना, पहुंच गए गोवा, सभी पहुंच गए ना, पहुंचने तो चाहिए। वहां पे बीच पे बैठे आराम से चिल मार रहे हैं। इमेजिन करो बीच पे बैठो आराम से, छतरी वतरी होता है ना, पूरा माहौल ऐसे आराम से, चश्मा भी लगा रखा है बिल्कुल बढ़िया, लगा लिया चश्मा, है ना, बढ़िया, लगाना तो चाहिए, टैनिंग हो जाएगी। सनस्क्रीन भी लगा लो, लगा रहे हो सनस्क्रीन, लगा लो, क्रीम है साथ में लगाओ, है ना। बस और डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ द पॉइंट इज, ये तुम थे जिसने अपने थॉट्स को डायरेक्शन दिया, चैनलाइज किया। तो आपके थॉट्स वर लाइक दिस 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 दिस। जैसे मैंने बोला आपको कि सोचो गोवा जैसी धार्मिक स्थान को और वहां पे आप गए हुए हैं और वहां पे आप ऐसे ऐसा जोन है, तो ये आपके थॉट्स को आपने क्या किया? चैनलाइज किया। तो आप कौन हुए? यू आर दैट पावर और दैट समथिंग, यू आर दैट सोल विच इज डायरेक्टिंग योर थॉट्स टू डिफरेंट डायरेक्शंस। यू आर नॉट द थॉट्स, यू आर द कंट्रोलर ऑफ द थॉट्स। इसमें हिंदी में एक बड़ा अमेजिंग शब्द है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट इज ये हिंदी मेरी थोड़ी गड़बड़ा गई है, मन साक्षी। वी आर द वन हु ऑब्जर्व्स द माइंड and controls the mind. It's a beautiful definition of who we are. We are man sakshi. Always remember this. We are not the man. हमें लगता है मेरा मन नहीं कर रहा। बहुत बार आप ऑब्जर्व करना, वो आपके मन का मन नहीं कर रहा बहुत चीजों में। इन द सेंस योर माइंड इज थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं थोड़े एग्जाम्पल। जैसे कोई आपका फेवरेट फूड होगा, कोई फेवरेट फूड दिमाग में ले आओ, कोई भी जो भी आपका फेवरेट फूड है, कुछ तो होगा ही, है ना। ये नहीं कि सर मैं तो दारू ही पीता हूँ ऐसा कोई बेवड़ा तो नहीं है, छोटे बच्चे हो तुम अभी, है
हाँ भाई, कुछ तो फूड होगा आपके दिमाग में, ठीक है, सोचो उसके बारे में, है ना। अब एकदम से अच्छा लग रहा होगा ना कि बढ़िया है, चलो मुंह में पानी आ रहा है समथिंग। मैं कहना चाह रहा हूं कि वो जो माइंड है ना, बहुत बार माइंड में और हमें फर्क बहुत होता है। तो इवेंचुअली अगर वो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे ना कि हु आर यू एंड व्हाट इज माइंड, देन यू कैन कंट्रोल योर माइंड। जब तक आपने जिंदगी में एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं किया होगा खुद में और माइंड में, तब तक या आप घर पे आराम से बैठना आज कभी भी, इट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। क्योंकि ये जो चीज थी ये मैंने खुद ने अभी 1 साल पहले डिस्कवर किया था। आसान नहीं होता ये फील करना। ये जब फील करोगे ना असल में कि मैं अंदर कौन हूं, एंड द डे व्हेन यू एक्चुअली फील इट, रियलाइज इट, कि यार आंखें खुल जाती है कि यार आई एम लाइक अमेजिंग। इट्स लाइक फिर ऐसा लगता है कि स्टोरी चल रही है एंड स्टोरी में आई एम हियर जस्ट विटनेसिंग दिस, एंड यू बिकम फ्री फॉर एनीथिंग। लाइक आप फ्लो में बहते हो, फिर मजे में, फिर अलग। कभी कभी ऐसा होता होगा आपके साथ भी लाइफ में कि आप टाइम का ट्रैक भूल जाते होगे, कब समय बीत गया पता ही नहीं। मेरे साथ कई बार होता है, पढ़ाते पढ़ाते मैं इतना मतलब डूब जाता हूं, इतना मजा आ रहा होता है, बस चल रहे हैं, लगे हुए हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, मेरे को वो जो चीज है वो मैं हूं। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, याद रखना वो आप नहीं हो, वो कौन है? मन। वो आप हो ही नहीं। तो जब जब ओवर थिंकिंग, याद रखिए, जब जब आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आए, गुस्सा आए, सैडनेस हो, जो भी चीजें अगर ऐसी हो रही हैं, इसका मतलब उस समय आपने खुद को क्या मान लिया है? मन। अगर आप उन्हीं इमोशंस को एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से, यानी थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करने लग जाओ, आपकी लाइफ विल चेंज फॉर एवर। ये अब पता नहीं कितनों को ये चीज समझ में आ रही होगी जो मैं बता रहा हूं, पर आ जाएगी तो बहुत बेनिफिशियल है। इट्स लाइक दिस इज हु यू थिंक यू आर, दिस इज योर माइंड, एंड बट एक्चुअली यू आर समबडी बिहाइंड दिस माइंड। यू आर समवन जो माइंड के पीछे है, लेकिन माइंड और ये इतना पास है कि हमें लगने लगा कि यार माइंड ही हम है। तो जब जब हमें गुस्सा आता है या कुछ भी होता है, गुस्सा कब आता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो मेस का खाना खराब, बहुत ही कॉमन सिनेरियो। तो मान लो आज गुलाब जामुन मिलने थे और वो भी जले हुए गुलाब जामुन आ गए। एक्सटर्नल सिचुएशन चेंज हुई, माइंड ने क्या बोला? गुस्सा किया कि अरे यार ये तो मैं चाह ही नहीं रहा था, ये कैसे हो गया? तो वो गुस्सा किसने किया? माइंड ने। हमें क्या लगा? हम गुस्सा हो गए। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया कि देखो कैसे माइंड बाहर की सिचुएशन को, इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करके एकदम गुस्सा गया। हमें क्या लग रहा है? मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन पीछे जो चीज है वो इज ऑलवेज रिलैक्स्ड, ऑलवेज काम। तो ये जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, यू विल फील अमेजिंग, एंड ऑल द सिचुएशंस ऑफ द लाइफ विल बी इन योर कंट्रोल फॉर एवर, बिकॉज वेन एवर समथिंग बैड हैपन्स और सम सिचुएशन अराइजेस, यू विल ऑब्जर्व दिस लाइक अ थर्ड पर्सन। जैसे मूवी में होता है ना, अपन देख रहे होते हैं, अपने कुछ होता नहीं है। मूवी में अपने थोड़ी कुछ होता है, नॉर्मली तो नहीं होता है। तो वो एक थर्ड पर्सन, इट्स लाइक दैट ओनली, कि जो चल रहा है ना, जो रिएक्शन चल रहा है अपना एकदम से, वो बात है, राइट? तो दैट इज द वे। एंड ये गैप क्रिएट करने के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि फॉर क्रिएटिंग दैट गैप, मेडिटेशन इज द की। टूल बता रहा हूं आपको, मेडिटेशन इज अ की। अनदर थिंग, इसमें एक टूल और भी है, नॉलेज दे देता हूं आपको, बाकी आपकी मर्जी कितना यूज करोगे। देयर इज अ महामंत्र। ये सब टेक्निकल है, मतलब ये सब सिर्फ अंधविश्वास नहीं होते हैं। एक आईआईटीएन आपको बता रहा है, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड, आई हैव अप्लाइड माई सेल्फ। देयर आर मेनी मंत्रास which are scientific, which are vibrations of that order when they are chanted. For example, there is a mantra known as Hare Krishna Mahamantra. It's like Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. It's like that only. If you simply chant this again and again, आपका जोन बिल्कुल दिमाग का लाइट हो जाएगा। कभी भी आप कितना ही गुस्सा, सैड कुछ भी फील कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर लेना, खुद बोल के देख लेना 100 बार। प्रैक्टिकल है, और किसी धर्म से बिलोंग कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
राइट। तो ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो बहुत हेल्प करता है हमारे माइंड को कंट्रोल रहने में, शांत रखने में, क्योंकि तभी तो ये फोकस बनेगा, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये लास्ट पॉइंट जो बता रहा हूं, दिस इज द मेन पॉइंट, हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन। यू कांट ट्रेन योर ब्रेन अनलेस इट इज इन कंट्रोल। एंड हमारा ज्यादातर का माइंड कंट्रोल में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? और थोड़ा डीप में बताना चाहता हूं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस बर्थ ओनली, इट्स बिकॉज ऑफ आवर वेरियस प्रीवियस बर्थ्स एज वेल। हमारी आज तक की सारी मेमोरीज एक्यूमुलेट होती हैं ब्रेन में। इसी कारण हम लोग कहीं ना कहीं अलग अलग होते हैं। कुछ लोग किसी से ज्यादा विचलित होते हैं। जैसे आपके जो बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं, किसी का बचपन उतना अच्छा नहीं रहा, मे बी एब्यूसिव बचपन रहा, या मे बी परिवार में माहौल खराब था, मे बी कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे, किसी के बहुत अच्छे रहे, किसी का कुछ रहा। तो सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है। उसी की वजह से माइंड अशांत रहता है। माइंड अशांत रहता है तो फोकस नहीं किया जाता, फोकस नहीं किया जाता तो क्लास सही से नहीं होती, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड ऑलवेज। और हमेशा हम उस पास्ट के भूत में जकड़े रहते हैं, दैट मेमोरीज। सो ऑलवेज क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन योर माइंड। रिमेंबर दैट यू आर नॉट द माइंड, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। एंड उसमें मेडिटेशन इज अ वेरी गुड वे टू क्रिएट दैट स्पेस। इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन द लाइफ एंड इन योर एग्जाम एज वेल। प्लस टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, ये आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करेगा, और फिजिकली आप अच्छा फील करोगे। दैट विल चेंज एवरीथिंग। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इफ यू अप्लाई इवन 20-30% ऑफ देम, इट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आई गारंटी दैट। मैंने आपको एक तरह से मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, जो भी चीजें सब आपके सामने रख दी हैं। एंड ओ टाइम, अपन ने कुछ प्लान किया था, यस। तो इसको भाई यूज कर लेना, बाकी आपकी मर्जी। मेरा कर्तव्य बनता है कि सही समय पे आपको चीजें बता दूं, क्योंकि ये जो चीजें हैं, आई थिंक आप में से हो सकता है 10-20% बच्चों को कुछ को समझ में आई होंगी, बट जिनको आई होंगी उनकी लाइफ विल चेंज फॉर एवर। और कुछ को हो सकता है बहुत बाद में समझ में आए, है ना। अच्छा, एक ये वाला किस किस को समझ में आया? ये वाला मन साक्षी वाला किस किस को आया? सबको आया? सही बताओ। अच्छा, ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। बहुत सही है। यू विल फील अमेजिंग यार, वंस यू क्रिएट दैट गैप ना। ऐसा लगता है फिर कि ये तो मूवी चल रही है। इट्स लाइक अ VR सेट हमें पहना दिया भगवान ने। ये VR सेट है, और सेट लेकिन बहुत अमेजिंग है, राइट। एंड यू लाइक जस्ट प्लेइंग विद इट, एंड यू नॉट, आपको टेंशन ही नहीं है किसी भी बात की, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है। बस आप फ्लो में मजे से जस्ट you're just living the presence, this moment together. That fascinating thing, this life, everything which is happening, it's so amazing. Isn't it amazing यार? देखो तो आप, it's fascinating. हम taken for granted ले लेते हैं लाइफ को। आप खुद के सोचे देखो, अपनी ह्यूमन बॉडी को देख लो यार। ये जो VR सेट जो भी हमारे लिए बनाया गया है, isn't it fascinating? और कितना वास्ट है पूरा वर्ल्ड यार, कितना वास्ट है। एक सेल से लेके, एक सेल में क्या क्या छुपा है, एक सेल से लेके पूरी बॉडी, एवरीथिंग, कितना अमेजिंग डेवलपमेंट इज फैसिनेटिंग। आवर आईज, द वे वी सी, द वे वी परसीव द वर्ल्ड, द टच, एयर, हम लगातार सांस ले रहे होते हैं, लगातार प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। इट्स फैसिनेटिंग, लाइफ इन इटसेल्फ इज फैसिनेटिंग। along with that, अगर हम खुले दिल से जिंदगी को जिए तो it's not about these goals, it's not about just IIT aims or this, it's about every single moment of the life which has to be meaningful, has to be joyful. हर एक लम्हा, हर चीज, मैं बता रहा हूं यार, मैंने मतलब ये की हुई हैं गलतियां, पर एज अ जूनियर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार लम्हे निकल जाते हैं, लौट के वापस नहीं आते हैं, और फिर हम बाद में उनको फिर उनको हम दोबारा से जीना चाहते हैं। कई बार इतने अच्छे लम्हे ऐसे गुजर जाते हैं ना, उन लम्हों को, अब लम्हे तो गुजरेंगे ही, टाइम तो गुजरेगा ही, लेकिन हाउ टू बी मेक बेस्ट ऑफ दैट, टू बी द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। अदरवाइज इफ यू बिलीव दैट यू आर द माइंड, आप हमेशा अपने आप को या तो पास्ट में या फ्यूचर में रखोगे।
अगर आपको कभी भी ऑब्जर्व करना है ना कि आप अपने कंट्रोल में हो कि नहीं, तो आप ध्यान रखना कि आपका माइंड या तो आपको पास्ट की किसी मेमोरी में लेके जा रहा है या फ्यूचर की किसी वरी में लेके जा रहा है। दुनिया की जितनी भी टेंशन होंगी ना, आज से लेके जब भी आप ऑब्जर्व करना, जब भी आपको स्ट्रेस हुआ या कोई भी नेगेटिव इमोशन आया, इट विल ऑलवेज बी ड्यू टू सम पास्ट मेमोरी और समथिंग इन द फ्यूचर। प्रेजेंट में कभी पेन है ही नहीं, नेवर, चिल, ऑलवेज blessed, one moment at a time, and it's so fascinating if you live one moment at a time, you know, and it's difficult to do it. तो भाई let me conclude what we have understood today, and फिर अगर वैसे फंडे किसी दिन करेंगे, है ना, पर अगर कोई किसी का मन कुछ है तो बता सकता है, कुछ डांस वांस एनीथिंग, कुछ नहीं, आओ चुनो डांस करें। क्यों नहीं आता? मेरे को कौन सा आता है, मेरे को कौन सा आता है? किसको आता है? आओ चुनो, आओ डांस। नहीं आता है? शायरी आती है? अरे यार फिर सुनाओ ना यार, शर्माने की क्या बात है। चलो कोई नहीं, काम करो, देखो देखो, सुनो सुनो सुनो। अच्छा, किसी दिन मैं अनाउंस करूंगा तब तैयारी करके आओगे? पक्का ना? या देखो फिर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा सभी को, मतलब सभी को तो नहीं बोल रहा मैं फिर भी, लेकिन कोशिश करना, अगर कुछ है आप में इस तरह का तो यार इट विल बी फन यार, मजा आएगा। लंबी जर्नी यार, 2 साल की, आराम से फन करते हुए आगे चलते हैं, प्लस काम भी करते रहते हैं, दोनों चलता रहेगा। तो चलो मैं अनाउंस करवाता हूँ, ठीक है? तो आपको पहले से बता दूंगा मैं उस दिन जब ऐसा जोन बनेगा, तो फिर देखते हैं आपके टैलेंट्स, है ना। हाँ, तो लेट मी समराइज एक बार के लिए, और कोई डाउट अगर बचा है प्रिपरेशन रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी, है ना। तो यार ये पहले मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर बताया। हाँ भाई, एवरीबडी क्लियर है? सभी को क्लियर है क्या? अब उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट। पहला लेवल वो जिनको करने की जरूरत ही नहीं है, जिनको ये सब बातें की जरूरत ही नहीं है, चिल है, ऑलरेडी मस्त है वो, उसको क्लियर गोल है, फोकस है, सब कुछ मस्त है। ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, और आप में से भी कुछ तो होंगे जिनको शायद ये सब जरूरत नहीं है, उनको हाँ ये चीज़ नहीं लगी होगी फिर भी। फिर मैंने बताया कि मोटिवेटेड कंसिस्टेंट कैसे रहोगे। तो सारा गेम है आपके काम की क्वालिटी पे, उसमें आपका फोकस, क्लास फोकस हर जगह, क्लास में सब जगह, जिस समय जो करो फुल तरीके से, फुल फोकस के साथ। अब फोकस के पूरे प्रोसेस में इसको जिम से कंपेयर किया जा सकता है। इस पूरे प्रोसेस में कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, क्योंकि कभी करोगे कभी नहीं करोगे तो डीमोटिवेशन होगा। तो कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इवन विद लेसर टैलेंट, कम मेहनत, सॉरी कम टैलेंट में भी काम चल जाता है अगर हम लगातार कंसिस्टेंट है। आईक्यू कम भी हो तो कोई बात नहीं, धीरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कोई बात नहीं, ज्यादा सवाल करके काम हो जाएगा, इट विल हैपन। थिंक लेस डू मोर का मतलब बात वही है, फोकसिंग। अब ये सारा फोकस करना आसान नहीं होता है, क्योंकि माइंड इधर उधर भागता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। उसको करने के लिए यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन एवरी सिंगल डे, ताकि वो ब्रेन शुड लिव इन द मोमेंट राइट नाउ। वट एवर इज हैपनिंग, यू हैव टू फोकस योर मैक्सिमम अटेंशन राइट नाउ। राइट नाउ इज द लाइफ, ओके। नाउ to train your brain, you have to control your thoughts. In order to control your thoughts, you have to observe your mind, because you are not your mind. You are the one who observes and controls the mind. Right? Mind is like a tool जिसकी senses जो अपनी होती है, senses क्या है? सूंघना, टच करना, ये सब अपनी senses है। तो इस सेंसेस से माइंड जो है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और वो अपने आप ही एक्शन ले लेता है बहुत सारे ऑटो पायलट पे। अगर आप माइंड को ऑटो पायलट पे पूरा छोड़ दोगे तो वो बीच बीच में एक्सीडेंट करवाता रहेगा। तो अपने माइंड को ऑटो पायलट पे मत छोड़िए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो डू दिस। एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन में श्री श्री रविशंकर बहुत अच्छे मेडिटेशन कराते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। श्री श्री रविशंकर 20 मिनट का मेडिटेशन, 25 मिनट का मेडिटेशन, ही विल टेल यू कि कैसे करना है। गाइडेड मेडिटेशन है वो, है ना, उसमें जो जो वो बताएं करो। 20 मिनट के बाद यू विल फील इन अ लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड। इट्स नॉट सिंपली रिलैक्सेशन, इट्स डिस्कवरी ऑफ योर सेल्फ। श्री श्री रविशंकर बहुत अमेजिंग मेडिटेशन है। एंड सम महामंत्र है जिसमें हरे कृष्णा महामंत्र इज द बेस्ट। इफ अगर आप इसको बैकग्राउंड में भी सुनोगे, ओम चैंटिंग सुनोगे या कुछ, इट विल क्लींस योर माइंड। पहले मुझे लगता था ये सब इनका सबका धार्मिक रोल है, नहीं भाई,
धर्म से भी ऊपर लेवल है ये आपके ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए है। मंदिर वगैरह क्यों रहते हैं? मंदिर का मतलब मंदिर, यानी मन को शांत करना, मन को कंट्रोल करने के लिए जगह मानी जाती है मंदिर। वहां पे जो पूरा स्ट्रक्चर उसका जो होता है, इट इज मेड इन सच अ वे सो दैट योर माइंड इज कंट्रोल्ड एंड यू फील रिलैक्स्ड। दैट इज वाई द कंसेप्ट ऑफ मंदिर वॉज देयर। हम सोचते हैं बस भगवान को पूज के ऐसे आ गए, नहीं, दैट इज नॉट द ओनली थिंग, देयर आर सो मेनी डीपर थिंग्स, राइट? So guys, that's it. I thought this is all I could give you in this short span of time. बाकी जब फंडे आएगा तो तैयार है ना? ठीक है, ओके। अच्छा, ड्राइंग का किस किस को शौक है? ड्राइंग का एक दो, बस दो को, चलो बाकी भी कुछ कुछ बना देना, whatever जो मन करे, क्योंकि उसमें कई बार बहुत फनी भी बन जाता है ना। है ना? एक मूवी आई थी ना एक बहुत पहले, वेलकम आई थी, अनिल कपूर वाली, देखी हमने? वेलकम, नाना पाटेकर, अनिल कपूर। उसमें वो पेंटिंग बनाता था ना, गधे की पेंटिंग, और खुश होता था कि मैं बन गया MF हुसैन। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो गाइस, सो दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।